जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आप देखते हैं कि दो तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। इन दोनों को हम यहां पर देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन। जल्दी से हम इसे सुनते जाएं। अब एक्स क्रोमोसोम मेल में तो एक ही होता है, पर ये कैरी कर रहे हैं अफेक्टेड म्यूटेटेड। यहां पर एक बात याद रखें, बहुत जल्दी लालच आता है कि नहीं ये मुझे याद है, ये मुझे याद है, हो सकता है ये सही हो जाए। बायो ही आपको बहुत बढ़िया एडवांटेज दिला सकती है। हेलो बच्चों, मैं अभिनीत शर्मा आप सबके साथ एक बहुत शॉर्ट वीडियो में एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर आया हूं, क्योंकि हमने एक चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, पर उसमें एक जो ध्यान देने वाली बात है वह है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का एक कंप्लीट कंसंट्रेटेड रिवीजन हम यहां पर आज करने वाले हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आप देखते हैं कि दो तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, एक जो मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बहुत सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आप बात याद रखेंगे कि यहां पर जो भी चेंजेस आते हैं वो होते हैं सिंगल म्यूटेशन से। एक जीन में म्यूटेशन अल्टरेशन की वजह से क्या होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। पर अगर हम बात करें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है उसमें आप याद रखेंगे कि क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस हो जाने की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। यहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम में आप जानते हैं कि क्रोमेटिड पार्ट होता है ना। तो जब सेल डिवीजन होता है, ये देखिए यहां पर हमने क्रोमोसोम बनाया, ये जो क्रोमेटिड है जब इसका सेग्रीगेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होने चाहिए वो नहीं होते, या तो एक ज्यादा चला जाता है या फिर कम चला जाता है। इसको आप एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। इन दोनों को हम यहां पर देखने वाले हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम जैसे सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, इनके बारे में बात करेंगे, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर को। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहला है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये सेक्स लिंक्ड, ये होता है यहां पर सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। बोलो बच्चों कैसा होता है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। यानी यहां पर अगर हम इस डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो ये जो म्यूटेशन हुआ है ये कहां पर हुआ है, ये हुआ है एक्स क्रोमोसोम। ये देखिए ये होता है एक्स क्रोमोसोम पर। एक्स क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा जो होता है वो वाई क्रोमोसोम के सिमिलर होता है। जैसे मैंने यहां पर ये एक्स बनाया है और ये यहां पर वाई बनाया है। आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर ये वाला जो हिस्सा है जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है एक्स और वाई में, यहां पर जो म्यूटेशन है हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम यहां पर आज बात कर रहे हैं इस हिस्से में होने वाले म्यूटेशंस के बारे में। यहां पर जो जीन होते हैं, इस हिस्से में जो जीन होते हैं और इनमें अगर कोई म्यूटेशन होता है तो आप इसे यहां पर क्या कहेंगे, एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन। एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन। अब बात करते हैं हम यहां पर, इसमें होता क्या है, इसमें जो अफेक्टेड होता है उसमें क्या गड़बड़ी हो जाती है। उसमें जो गड़बड़ी होती है वो ये होती है कि वो यहां पर रेड और ग्रीन कलर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता, यानी डिफरेंस नहीं देख पाता। जो अफेक्टेड पर्सन होते हैं या जो सस्पेक्टेड होते हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, तो उनमें एक चार्ट यूज किया जाता है जिसे इशिहारा चार्ट कहा जाता है, और उसकी मदद से हम यहां पर चेक करते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। अब बात करते हैं हम यहां पर जीनोटाइप की। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जीनोटाइप। जल्दी से हम इसे सुनते जाएं। अगर हम मेल के बारे में बात करें तो जहां पर कोई म्यूटेशन नहीं है वो नॉर्मल है। देखो XY मेल, XX फीमेल। पर अगर
सी यहां पर डिनोट कर रहे हैं, सी जो है यहां पर वो है म्यूटेटेड जीन, म्यूटेटेड जीन। ये जो यहां पर म्यूटेटेड जीन होता है इसको हमने कहां पर मार्क किया है, देखिए एक्स क्रोमोसोम पर। अब एक्स क्रोमोसोम मेल में तो एक ही होता है और वाई क्रोमोसोम जो है वहां पर कोई जीन है नहीं, इसलिए क्या होगा यहां पर जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर चाहे रेसेसिव कंडीशन में म्यूटेशन हो चाहे डोमिनेंट कंडीशन वाला हो, वो एक्सप्रेस जरूर से होगा। इसलिए मेल की कहानी सिंपल है, या तो वो नॉर्मल है या फिर वो कलर ब्लाइंड है। पर अगर फीमेल में हम बात करें तो देखिए यहां पर है कैरियर। कैरियर का मतलब इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कलर ब्लाइंड नहीं है, पर ये कैरी कर रहे हैं अफेक्टेड म्यूटेटेड जीन को, यानी कि अपनी प्रोजेनी में जरूर ट्रांसफर करेंगे। ये जो फीमेल है ये कंप्लीटली नॉर्मल है। अब बात करते हैं हम यहां पर इधर, अगर कलर ब्लाइंड फीमेल के बारे में बात करें, देखिए कलर ब्लाइंड फीमेल दोनों जगह पर यानी कि दोनों एक्स क्रोमोसोम पर क्या आना चाहिए, रेसेसिव कंडीशन वाला म्यूटेटेड जीन, तब वो कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। यहां पर एक बात याद रखें, हमेशा मदर एक्स क्रोमोसोम सन को यानी कि बेटे को एक्स क्रोमोसोम फादर से कभी भी नहीं आता, मदर से आता है। क्वेश्चन में ये बात काम आएगी। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये एक लीथल डिजीज हो सकता है, लीथल डिजीज यानी कि इसमें डेथ हो सकती है। देखिए क्या होगा, ये भी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। अब बात करते हैं, और इसका भी जीन कहां होगा, एक्स क्रोमोसोम पर। अब बात करते हैं कि यहां पर गड़बड़ी क्या होती है भैया, म्यूटेशन हो जाने से ब्लड क्लोटिंग जो होता है, फैक्टर जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, यानी कि क्लोटिंग मतलब खून का बहना रुकता नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, उस पर्सन की डेथ हो सकती है। एक बहुत जरूरी बात आप यहां पर सुने कि हीमोफिलिक फीमेल रेयरली देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हीमोफिलिक फीमेल बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, जीनोटाइप पर ध्यान देना। ये नॉर्मल मेल आप समझ गए, कोई म्यूटेटेड जीन नहीं है। ये रहा एच यहां पर क्या है, म्यूटेटेड जीन है, और कैसा है, रेसेसिव है। अब बात करते हैं फीमेल में, ये देखिए नॉर्मल, ये नॉर्मल बट कैरियर, क्योंकि एक ही म्यूटेटेड जीन है। पर अगर हम XH के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या देखते हैं, वो अफेक्टेड है, और ऐसी फीमेल जो है इनका सर्वाइवल नहीं होता। इसलिए आपको रियल लाइफ में हीमोफिलिक फीमेल देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए हमने कहा है रेयर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि ये ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन यानी कि AR है, यानी कि इसका जो जीन है वो रेसेसिव है। म्यूटेटेड जीन बाय नेचर कैसा है, रेसेसिव है, और किस पर है, ऑटोसोम पर है। क्या होगा, देखिए सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है, देखो हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें है RBC, और RBC में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में होती है दो तरह की चेन, अल्फा और बीटा। ये दोनों चेन्स कैसे बनती हैं, हमारे जीन्स इनको रेगुलेट करते हैं। तो यहां क्या हुआ, यहां पर गड़बड़ी क्या हुई कि म्यूटेशन हो गया, और किसमें हुआ, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में। कैसे हुआ म्यूटेशन, देखो होता क्या है कि यहां पर 11th क्रोमोसोम जो होता है उससे बनती है बीटा चेन, और उस चेन में 6th नंबर का अमाइनो एसिड होता है जो कि रहना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, पर वो बदल जाता है किसमें, वेलिन में। अब इस वजह से क्या होता है, जब वेलिन में बदल जाता है तो जो चेन बनती है वो एबनॉर्मल बनती है, और ऐसी हीमोग्लोबिन चेन की वजह से बनने वाली RBC समय आने पर, एक कंडीशन आने पर, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने पर उस RBC में जो हीमोग्लोबिन होता है, वो जो चेन होती है उसमें हो जाता है पॉलीमराइजेशन। इससे वो जो RBC हो जाती है वो हो जाती है सिकल शेप्ड, और सिकल शेप्ड RBC जो है वो वैसी फंक्शनल नहीं है जैसी नॉर्मल यानी कि बाई कॉन्केव वाली होती है। ये यहां पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं करेगी, ऑर्गन फेल हो सकते हैं, जल्दी डेथ हो सकती है, तो पर्सन एनीमिक होता है। ये सारे सिम्टम्स आप देखेंगे किसमें, सिकल सेल एनीमिया में।
अब क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो अगर इसका जीनोटाइप देखा जाए तो हमें मेल और फीमेल में अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यहां क्या होगा, ऐसा पर्सन जिसमें दोनों ही एलील्स अफेक्टेड हैं वो यहां पर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, अफेक्टेड। अगर हम बात करें एक एलील नॉर्मल है और एक अफेक्टेड है, ये कैसा है, कैरियर। यानी कि इसको अगर आप कहें तो असल में ना कैरियर तो है ये, पर इसको ट्रेट कहा जाएगा सही मायने में। ट्रेट का मतलब है कि यहां पर देखो कैरियर जो होते हैं वो हमेशा जो ट्रेट शो करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, पर क्योंकि यहां पर ऐसा होता है, ये जो कंडीशन है इसमें क्या हो जाता है कि HbA एलील और HbS एलील दोनों ही एक्सप्रेस हो जाती हैं। तो आधी आरबीसी नॉर्मल होती है और आधी सिकल शेप्ड होती है। हमेशा ऐसा नहीं कहना है कि जो भी कैरियर होते हैं उनमें 50-50% एक्सप्रेशन होता है, नहीं, ये कोडोमिनेंस की कंडीशन होती है। और अगर हम बात करें यहां पर दोनों ही एलील नॉर्मल है। हमने इसे वन शॉट में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप जरूर से वहां पर हमारे जो कंप्लीट लेक्चर हैं उनमें जाएं और इस पर्टिकुलर पार्ट को एक बार रिवाइज कर लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट डिसऑर्डर पर हम आगे बढ़ते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया भी कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो जीन है वो म्यूटेटेड है और किस पर है, ऑटोसोम पर है। आगे देखिए यहां क्या होता है, एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम फिनाइल एलेनिन नाम के अमाइनो एसिड को, फिनाइल एलेनिन जो अमाइनो एसिड होता है इसको ये कन्वर्ट करता है किसमें, ये कन्वर्ट करता है किसमें, टायरोसिन अमाइनो एसिड में। दोनों की अपनी अपनी जो है यूजेज है ना। हम यहां पर इस बात पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ अभी ये बात समझ रहे हैं कि कॉज क्या है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी जो कह रही है उसको ध्यान से सुनते जाएं। अब एंजाइम एब्सेंट है तो ये जो फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड है ये कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन में, और कन्वर्ट नहीं होगा तो एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी कि अमाउंट बढ़ जाएगा, इकट्ठा होने लगेगा तो फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्म में इकट्ठा होता है। और ये बॉडी में जब इकट्ठा होता है तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं, ऐसे जो चाइल्ड होते हैं, उनका ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है वो स्लो हो जाता है। और उसके अलावा इसको पता करना बेहद आसान है क्योंकि ये फिनाइल एलेनिन जो होता है ये यूरिन से पास होता है, क्योंकि किडनी इन्हें एब्जॉर्ब नहीं करती है। ये हुआ फिनाइल कीटोन यूरिया, इसीलिए यहां पर इसमें नाम में यूरिया इस तरह से कहा गया है क्योंकि यूरिन में पायरुविक एसिड और कंपोनेंट्स और डेरिवेटिव्स निकलते हैं। आगे देखिए हमारा फिफ्थ है थैलेसीमिया, और ये भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन चेंज जो होती है वो यहां पर नॉर्मल नहीं बनती। अब देखिए होता क्या है, ये होता है यहां पर हमारा क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। ये कैसा डिसऑर्डर है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर मैंने गलत बोल दिया, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें क्वांटिटी यानी कि जो डोमिनेंट एलील होती हैं उनके नंबर पर एक्सप्रेशन डिपेंड करता है। उनका नंबर किस तरह से एक्सप्रेस हो रही है उस पर एक्सप्रेशन डिपेंड करेगा। अब यहां पर इसको समराइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि हमारे पास दो जीन हैं और उन दोनों जीन पर 16 पर बनती है अल्फा चेन और 11 पर बनती है बीटा चेन। तो अगर अल्फा चेन में गड़बड़ी हो रही है तो अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन में गड़बड़ी हो रही है तो बीटा थैलेसीमिया होता है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है उसके लिए दो जीन होते हैं। कितने हैं बेटा, दो जीन। जबकि बीटा थैलेसीमिया जो होता है उसमें सिर्फ एक ही जीन होता है। अब दो जीन हुए तो एलील कितनी हुई, 4। यहां पर जीन एक हुआ तो एलील कितनी हुई, 2। ये जीन जो होते हैं बहुत क्लोजली लोकेटेड होते हैं। ठीक, लिंकेज वाला कंसेप्ट रिकॉल करें इस पॉइंट पर मैं आपको जो कह रहा हूं, डिस्टेंस कम तो लिंकेज
ज्यादा। तो यहां क्या होता है, अब इनमें म्यूटेशन हो जाता है तो उससे क्या होने लगता है, हीमोग्लोबिन जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह से अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया यहां पर होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये क्योंकि एक जीन में म्यूटेशन से होते हैं तो ये कंफर्मली नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। और जब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और अगर आपको पता लगाना है कि नेक्स्ट जनरेशन में अगर कोई डिसऑर्डर, किसी फैमिली में कोई डिसऑर्डर है और वो ट्रांसफर हो रहा है, तो हम उसका पैटर्न बना सकते हैं और पता कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से। तो बच्चों पेडिग्री एनालिसिस को भी यहां पर रिकॉल करना है ना। चलिए अब क्योंकि आज हम डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर यहां पर हो जाते हैं कंप्लीट। और अब हम बढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो होते हैं जहां पर क्रोमोसोम के नंबर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेस एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहला हमारा जो सिंड्रोम है वो है डाउन सिंड्रोम। कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। अगर हम डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करें तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम। सभी के अंदर, सभी ह्यूमन के अंदर जो 21st क्रोमोसोम होता है उसकी 2 कॉपीज होती है। सिर्फ कितनी कॉपीज होती है, 2। पर जिनमें डाउन सिंड्रोम होता है उनमें ये कॉपीज कितनी हो जाती है, एक्स्ट्रा, यानी कि 3। इसे ट्राइसोमी 21st भी कहा जाता है। हमने पढ़ा है ये म्यूटेशन में, ठीक है। आप ध्यान से याद रखें इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। इन वाले जो डिसऑर्डर है इनमें कौन से क्वेश्चंस बनेंगे ज्यादा, उसको ध्यान से सुन लें। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हैं उनमें पिन पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, पर वहां पर क्रॉस भी आते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉस आ सकता है कि मदर कलर ब्लाइंड है, फादर नहीं है, बच्चों में क्या प्रोबेबिलिटी है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वहां पर। तो आप दो तरीके से उनको सॉल्व करेंगे, एक जब वो सेक्स लिंक्ड हो और एक जब वो ऑटोसोमल हो। यहां पर बात ध्यान रखें, यहां पर डायरेक्टली पॉइंट पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, या फिर उल्टा भी कि ऐसी कंडीशन है, आप बताइए ये कौन सा सिंड्रोम है ना। चलिए सुनिए, शॉर्ट स्टेचर्ड का मतलब है इनकी हाइट कम होती है। स्मॉल राउंड हेड होता है, इनका जो हेड होता है वो छोटा होता है, राउंड होता है। फरो टंग होती है, जो टंग होती है उसमें फरो यानी कि एक निशान सा बना हुआ होता है, ठीक, कटी हुई नहीं होती, बस ऐसा लगता है। ब्रॉड पाम, जो पाम है, हथेली है, वो थोड़ी चौड़ी होती है। और पार्शियली ओपन माउथ आपको देखने को मिलेगा इनके अंदर, यानी कि ये लगातार जो है इनका मुंह खुला हुआ रहता है और टंग जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई रहती है। यहां पर अगर हम पाम के बारे में बात करें तो पाम क्रीज, एक गहरी लाइन आपको हाथ में देखने को मिलेगी और बहुत आसानी से वो पहचानने में आ जाती है। कुछ कैरेक्टर्स आप इस डायग्राम से देखिए, फ्लैट बैक ऑफ हेड, जो सिर का पिछला हिस्सा होता है वो थोड़ा चपटा होता है। मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स जो होते हैं उनमें लूप्स होते हैं, काफी ज्यादा लूप्स होते हैं यहां पर। उसके अलावा पाम क्रीज मैंने आपको बताया, ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, फेस जो होता है वो सामने की तरफ से चपटा रहता है। बिग एंड व्रिंकल्ड टंग, ये बताया आपको, थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई और लंबी जीभ रहती है। और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज यानी कि बाय बर्थ इनको हार्ट डिजीज होती है। ये हुआ डाउन्स सिंड्रोम। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा वो है यहां पर कौन सा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो यहां पर एक एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, यहां पर एक्स क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम आपको देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा कॉपी। इस वजह से क्या हुआ, देखिए जो नॉर्मल ह्यूमन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 2A का मतलब 2 सेट ऑटोसोम के 22 प्लस XY या फिर XX, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। पर यहां क्या देख पा रहे हैं, XY के अलावा एक एक्स्ट्रा X आपको दिखाई दे रहा है।
यहां देखो, ये दिखेंगे मेल, ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट देखने को मिलता है, पर इनमें कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। जैसे यहां पर इन मेल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा और ये फेमिनाइन कैरेक्टर होता है, तो इसे कहा जाता है गायनेकोमेस्टिया। इसे क्या कहा जाता है, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है कि जब किसी मेल के अंदर यहां पर फीमेल कैरेक्टर आ रहा है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा ये स्टेराइल होते हैं और इनकी हाइट ज्यादा होती है। डिफरेंस याद रखना, इनकी हाइट ज्यादा होती है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, हमारे पास यहां पर जो नेक्स्ट है पॉइंट, उसमें आएगा कौन सा, टर्नर सिंड्रोम, और इनकी हाइट होती है कम। पहले जीनोटाइप देख लेते हैं। यहां पर क्या होता है, ध्यान से पढ़िए, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम यहां पर कम है, और इस वजह से जो जीनोटाइप बनता है उसमें आप यहां 0 लिखा हुआ देख रहे हैं। इस 0 को हमने लिखा है एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहां पर हो क्या रहा है, एक क्रोमोसोम की, XX क्रोमोसोम की यहां पर क्या हो गई है, एब्सेंस। ये 0 कोई क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ डेफिशिएंसी को बता रहा है। यहां से एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कमेंट में लिखना कि ये XO कंडीशन आपको कहां पर और दिखाई दी ह्यूमन के अलावा। यहां पर ये XO कंडीशन एक्सेप्ट ह्यूमन आपने कहां पर पढ़ी है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे सुने। ये जो यहां पर फीमेल्स होती हैं, ये कैसी होती हैं, स्टेराइल। कैसी होती हैं, स्टेराइल, क्योंकि इनमें होती है रूडिमेंट्री ओवेरीज। रूडिमेंट्री का मतलब अंडर डेवलप्ड है, फंक्शनल नहीं है, जो काम उनका है वो कर नहीं पा रहे हैं। और इनके अलावा आप इसमें देखेंगे कि ये फीमेल हैं, शॉर्ट हाइट के फीमेल हैं, पर इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो भी सही से एक्सप्रेस नहीं होते हैं। ये हुआ टर्नर सिंड्रोम। अच्छे से याद रखना, कैरियोटाइप 45 लिखा है इसे। कैरियोटाइप 45 का मतलब है जब इनका कैरियोटाइप बनाया जाएगा। कैरियोटाइप का मतलब होता है कैरियो यानी न्यूक्लियस, टाइपिंग यानी कि अरेंजमेंट, न्यूक्लियस में मौजूद जो क्रोमोसोम्स हैं उनका अरेंजमेंट। तभी पता लगता है कि ये सिंड्रोम है, इसमें ये क्रोमोसोम कम है, ये क्रोमोसोम ज्यादा है। यही बात मैं आपको अगर रिकॉल करवाऊं तो जब हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम तो इसको आप कैरियोटाइप 47 कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर 21st क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी है। जल्दी से डाउन सिंड्रोम को और हमारा जो क्लाइनफेल्टर है उसको हम देख लेते हैं एक बार और। डाउन सिंड्रोम देखेंगे 21st, क्लाइनफेल्टर में एक्स्ट्रा एक्स और टर्नर में एक एक्स की कमी होती है। ये जो डिसऑर्डर होते हैं क्योंकि ये सेल डिवीजन की गड़बड़ी से होते हैं। सेल डिवीजन में गड़बड़ी कब होती है, देखो ये एक रेयर कंडीशन ही होती है, ये आमतौर पर नहीं देखा जाता है, पर एक चांसेस हम कह सकते हैं कि ज्यादा एज में जब प्रेगनेंसी होती है तो जो फीमेल्स हैं उनके जो एग हैं उनमें गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं। बात आई समझ आपको? चलिए, हमारा तो ये एक जल्दी से एक क्विक रिवीजन हमने यहां पर किया है, किसका, हमारे डिसऑर्डर्स का, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का। तो बच्चों अब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ ही आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, एक बहुत अच्छा समय है जो भी हमने पढ़ा है उसको समेट कर रखने का। डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहें, कंसंट्रेशन बढ़ाए रखें, और सबसे बड़ी बात, आप जो भी पढ़ें उसे परफेक्शन के साथ पढ़ें। एक मेरी एडवाइस को ध्यान से सुन लें। हमारे पास ये जो हमारा एग्जाम है इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में आप अच्छे से बराबर और जैसा आपका मजबूत पोर्शन है या वीक पोर्शन है उसके हिसाब से टाइम दे रहे होंगे, और देना भी चाहिए।
पर मैं आपको एक बात बता दूं कि बायो को जब आप पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के साथ एक दिक्कत है या फायदा है, कुछ भी कहें, कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं पहली बार पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। इसलिए इसमें नेगेटिव होने के चांसेस रहते हैं। तो बायो में आप जब भी पढ़ें परफेक्शन के साथ पढ़ें, क्योंकि आप भूलेंगे तो नहीं, और जब धुंधला धुंधला याद रहेगा तो धुंधला धुंधला याद क्या करवाता है? नेगेटिव। फिजिक्स केमिस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तभी हम उसको अटेम्प्ट करते हैं, हमें आता है, हम सॉल्व करते हैं, हम अटेम्प्ट करते हैं, और कई बार हम उसे स्किप भी कर देते हैं। पर बायो में बहुत जल्दी लालच आता है कि नहीं नहीं ये मुझे याद है, ये मुझे याद है, हो सकता है ये सही हो जाए, और इस वजह से आपके चांसेस रहेंगे कि आप उस क्वेश्चन को गलत कर दें। इसलिए बायोलॉजी के लिए ध्यान से सुन ले बात, बायो ही आपको बहुत बढ़िया एडवांटेज दिला सकती है अगर आप उसे परफेक्शन के साथ पढ़ें। बायो में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए जब भी पढ़ें कोशिश करें कि उसे लिखें और अच्छे से रिकॉल करें। इसी के साथ मैं इस सेशन को कंप्लीट करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट।